वीडियो के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कोशिका के अंगकों के बारे में। कोशिका अंगक या कोशिकांग, कोशिकांग यानी कोशिका के अंग या जिसको बोलते हैं कोशिका अंगक। देखिए स्लाइड में ये बीच में एक आपको दिखाई गई ये कोशिका है और बाहर जो अलग अलग अंग दिखाए गए हैं ऊपर से ये देखिए ये जो हरे रंग की आकृति दिखाई दे रही है ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली ये उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी उपकरण है, फिर उसके बाद ये नीचे जो दिखाया गया ये केंद्रक है और फिर ये उसके बाद आएगा अंतःद्रवी जालिका। तो ये विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे अंग जो कोशिका के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं, जैविक प्रक्रियाओं को करते हैं, ये कोशिका के अंग यानी कोशिका अंगक या कोशिकांग कहलाते हैं। सभी को विस्तार से पढ़ने से पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक सबसे पहला जो अंग हम पढ़ने वाले हैं वह है अंतःद्रवी जालिका, जिसको हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इस सेक्शन में देखिए वीडियो इस स्लाइड में जो ये पिंक आकृति की जो संरचना है ये क्या है, केंद्रक है। इस केंद्रक के बाहर जो ये नीले रंग की जो संरचनाएं दिखाई गई हैं ये क्या है, गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रवी जालिका। और ये देखिए इस स्लाइड में हमने इसको एक अकेले केंद्रक से अलग अकेली जो ये अंतःद्रवी जालिका जो है किस प्रकार दिखाई देती है वो है यहाँ, ये देखिए इस अंतःद्रवी जालिका के अंदर। तो देखिए मैं इसको समझाता हूँ आपको। यहाँ ये हमारा वो केंद्रक है जो अभी स्लाइड में आपने देखा था गुलाबी रंग में, और इससे जुड़ी हुई जो ये आकृति है जो इस प्रकार से बनी हुई है, ये आकृतियां जिनका एक विशेष कोई स्वरूप नहीं है, तो ये केंद्रक के चारों तरफ पाई जाती हैं ये, ठीक है। और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं इसको, आपको बनाने के लिए समझा रहा हूँ कि आपको बनाने भी पड़ेंगी। तो एक प्रकार से इसको लेते रहिए यूं इस तरह से एक संरचना बना दीजिए। ये जो अंतःद्रवी जालिका है ये कोशिका के वे अंगक हैं जो झिल्ली नुमा नलिका तंत्र बनाते हैं, झिल्ली से निर्मित नलिका तंत्र बनाते हैं। और ये जो नलिकाएं हैं ये नलिकाएं बेलनाकार, आयताकार या गोलाकार हो सकती हैं। और जो झिल्ली होती है इसकी अंतःद्रवी जालिका की, यह भी कोशिका झिल्ली की तरह है लिपोप्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड से बनी होती है। किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, इसको आप लिपोप्रोटीन लिख सकते हो, लिपोप्रोटीन इंग्लिश में दोनों ही तरह से बोलते हैं। और दूसरा है आपका ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट है। यानी लिपोप्रोटीन तो वसा और प्रोटीन का एक यौगिक है, वसा और प्रोटीन का यौगिक। और जो ये ओलिगोसैकेराइड है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो हमारी अंतःद्रवी जालिका है ये झिल्लियों से निर्मित एक प्रणाली है, जो नलिका प्रणाली है, सॉरी झिल्लियों से बनी हुई एक नलिका प्रणाली है, जिसकी जो झिल्ली है वो रासायनिक रूप से लिपोप्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड्स नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इसका जो अध्ययन जब हुआ सूक्ष्म माइक्रोस्कोप की मदद से जब पाया गया तो उसकी संरचना बड़ी जटिल पाई गई। एक रोमानिया के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज पेलैंड, जॉर्ज पेलैंड नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका के कुछ भाग पर कुछ दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ भागों पर दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। और जबकि कुछ जो भाग होते हैं वो जो होते हैं ये दानेदार संरचनाएं हैं, और जो कुछ भाग होते हैं बिल्कुल स्पॉट होते हैं उन पे ये जो दानेदार संरचनाएं जो है ये एक अलग प्रकार की कोशिका अंगक हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक अंतःद्रवी जालिका के ऊपर ये जो गोलाकार आकृति आती है इनको राइबोसोम बोलते हैं। ये खोज किसने की थी, रोमानिया के जॉर्ज पेलैंड ने। ये है राइबोसोम, राइबोसोम ये भी एक कोशिकांग है, राइबोसोम। यानी अंतःद्रवी जालिका के अगर स्वरूप को अच्छे से जब पहचाना गया तो बाद में पता चला कि जो अंतःद्रव्य जालिका है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है खुरदरी,
खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER, आर से बनेगा रफ, रफ का मतलब क्या है खुरदरा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं लिखा हुआ है। RER का मतलब खुरदरी, अंत ऐसे बन गया अंतःद्रवी, और जैसे बन गया जालिका, अंतःद्रवी जालिका, ठीक है। और दूसरे यानी जिस अंतःद्रवी जालिका पे राइबोसोम नामक अंग चिपके होते हैं उस भाग को बोलते हैं खुरदरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। और अंतःद्रवी जालिका जिस भाग के ऊपर किसी प्रकार से राइबोसोम नहीं होते हैं उसको बोलते हैं चिकनी। क्या बोलते हैं इसको? चिकनी अंतःद्रव जालिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं SER। यहाँ से S का मतलब क्या गया? समूथ। समूथ का मतलब क्या था? चिकना। समूथ का मतलब क्या था? चिकना। समूथ। ER का मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार से जो हमारे रोमानिया के वैज्ञानिक थे जार्ज पेलेट, उसने बताया कि एक राइबोसोम नाम का अंगक भी कि इस अंतःद्रव्य जालिका पे पाया जाता है। इसी के आधार पर अंतःद्रव्य जालिका जो है वो दो प्रकार की हुई। खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका वह अंतःद्रव्य जालिका का जिस पर राइबोसोम नाम के अंगक चिपके होते हैं। राइबोसोम चिपके होने के कारण से ये खुरदरी प्रतीत होती है। और दूसरा जो अंतःद्रव्य जालिका का भाग है जिस पर किसी भी प्रकार के कोई राइबोसोम नामक संरचनाएं चिपकी नहीं होती, वो बिल्कुल स्मूथ होता है, चिकना होता है, सपाट होता है, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। अभी अध्ययन चल ही रहा था इसके क्रम में, तो भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक, यानी अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था राधाकृष्णन। इन राधाकृष्णन जी ने अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि जो ये राइबोसोम है, राइबोसोम ये क्या काम करते हैं। ये काम जो था ये बताया उन्होंने, जो जांच पे पहले थे उन्होंने तो सिर्फ ये बताया कि कुछ है, खुद कोई चीज है, एक अंग है जो इसके ऊपर चिपका हुआ पाया जाता है, कुछ संरचनाएं हैं, गोलाकार संरचनाएं जिसको राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम क्यों यहाँ है, इनका कार्य क्या है, ये बताया हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक राधाकृष्णन ने। उन्होंने बताया कि जो ये राइबोसोम होते हैं, इन राइबोसोम के ये वे संरचनाएं हैं जो डीएनए और आरएनए के जो संकेत होते हैं उन संकेतों को प्रोटीन में बदलते हैं। ये एक बड़ी कक्षा का विषय है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सामान्य उदाहरण। देखिए, जिस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा पीडीएफ फाइल वगैरह है किसी कंप्यूटर में, उसको प्रिंट करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलता है। तो यहाँ देखिए जो ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर हो गया राइबोसोम। राइबोसोम का काम है प्रिंट करना, यानी, और ये जो कमांड होती है, ये कमांड क्या है, जो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कंटेंट है उस कंटेंट का जो कमांड दी जाती है प्रिंटर को, वो क्या आगे आरएनए और डीएनए के संकेत। और जो प्रिंट आउट होकर के पेज बाहर निकलता है वो पेज क्या, प्रोटीन। समझिए इस बात को। तो जो प्रोटीन का निर्माण कोशिका के भीतर होता है वह किया जाता है राइबोसोम के द्वारा। यानी राइबोसोम क्या है, यहाँ एक नई चीज आ गई। राइबोसोम क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है। ये क्या हमारा कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि इसके अंदर जो है डीएनए और आरएनए से, डीएनए और आरएनए के संकेतों से क्या है, प्रोटीन बनती है। क्या बनती है, प्रोटीन। ठीक है, डीएनए और आरएनए इसको देंगे। तो ये कार्य हो गया हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका का एक कार्य यह है कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम की मदद से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका में होता है। और भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को यह सब बताने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अब दूसरे भारतीय वैज्ञानिक हैं। पहले मैंने बताया था जो डॉक्टर गोविंद सिंह खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया था कृत्रिम जीन बनाने के लिए। देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों में बड़ी प्रतिभा है। ये दूसरे भारतीय वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला गया है कोशिका की संरचनाओं की जानकारी देने के लिए। अब अगली बात करते हैं, जो ये अंतःद्रव्य जालिका के कार्य कर लेते हैं अब। ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका यानी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य है। तो इसके हमने इस बात का ध्यान रखना कि ये दो प्रकार का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। तो सबसे पहले करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी
खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका का पहला कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण। क्या है? प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण ये किसकी वजह से करते हैं? राइबोसोम की मदद से। राइबोसोम की मदद से। राइबोसोम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ये कोशिका का वह अंग है जो डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन में बदलता है। ठीक है, और इसके अंदर भी दो इकाइयां होती हैं। अगर आप इस स्लाइड में देखें ना, इसमें ये दो इकाई हैं, जो ये नीले रंग की इकाई है और एक ये ऑरेंज कलर की इकाई है। ये दो इकाई है। ये ऑरेंज कलर की इकाई हमारा क्या? आरएनए। एक मैसेंजर, संदेश वाहक होता है, वो संदेश मैसेज देता है। जिस प्रकार से कमांड कंप्यूटर में आती है कि आपको क्या प्रिंट करना है, वो ये आरएनए है, और इसके बाद में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर आप देखिए किस प्रकार से जो ये राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहला कार्य क्या है? राइबोसोम का अंतःखुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन का निर्माण। दूसरा जो होता है, ये जो अन्य कोशिका के जो अंगक हैं, कोशिका के विभिन्न जो अंगक हैं, विभिन्न अंगक हैं, उन अंगकों की झिल्ली का निर्माण करना, उनके झिल्ली का निर्माण करना, ये कार्य किसका है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यानी जो दूसरे अंग हैं, जो मैंने अभी स्लाइड में लिखा था, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, उनके ऊपर भी एक आवरण बनता है। ये आवरण भी कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक। इसको बोलते हैं जो जीवांत जनन। इसको क्या बोलते हैं? जीवांत जनन। जीवांत जनन याद रखिएगा। एक नई प्रमेय या फिर हमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीवांत जनन क्या है? खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो अन्य अंगक हैं, उनकी कोशिका झिल्ली को उन अंगों की झिल्ली का निर्माण करती है। झिल्ली के इन अंगों के निर्माण की जो क्रिया है उसको हम जीवांत जनन कहते हैं। ये हो गया दूसरा, दो कार्य। तीसरा जो कार्य है वो किसका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। वो क्या है? ये कुछ विशेष प्रकार के बहुत शक्तिशाली पाचन रसों का निर्माण करते हैं। बहुत शक्तिशाली पाचन रस बनाते हैं। कौन बनाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये पाचन रस बना दिया। तो ये तीन कार्य मुख्य कार्य हैं जो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका करती है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे पास यहाँ पर जगह कम है, इसलिए मैं इसको चलो यहाँ लिख देता हूँ। SER यानी जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका है, SER, वो क्या कार्य करती है? उसका कार्य है वसा का निर्माण करना। किसका? वसा का निर्माण। याद रखने के लिए इतना ही है, जो वसा होती है, यानी वसा यानी घी, तेल, वो कैसे होते हैं? चिकने। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चिकने पदार्थ का निर्माण चिकनी अंतःद्रव्य जालिका ही करती है। तो इस प्रकार से अगर हम ये कहें कि अंतःद्रव्य जालिका कोशिका की एक संश्लेषण इकाई है, यानी ये कोशिका के लिए विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण करती है, प्रोटीन का, वसा का, और कोशिकांगों की जो झिल्ली है उसका, और एक विशेष प्रकार के जो शक्तिशाली एंजाइम होते हैं उनका ये निर्माण करती है। तो ये इकाइयां हुई। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, गोल्जी उपकरण। अगला जो हमारा कंटेंट है इसको याद रखिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाली तीसरा पॉइंट है, इसका मैं आगे इसी वीडियो के इसी सेक्शन में, नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में कि बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम आते हैं। मैं अब आगे बढ़ता हूं उसको मिटा के। अगला जो है ये तो था हमारा अंतःद्रव्य जालिका, जो कुछ इस प्रकार प्रतीत होती है। अंतःद्रव्य जालिका के बाद में जो हमारा अगला अंगक है, ठीक है, तो दूसरा अंगक है, ये तो हमारा था पहला। अब ये दूसरा अंगक है, ये गोल्जी उपकरण। क्या है? गोल्जी उपकरण है। गोल्जी उपकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं GOLGI, गोल्गी अपरेटस, APPRATUS, अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस की खोज किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी एक चिकित्सक थे जो MD थे, यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। एक चिकित्सक थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी।
इन्होंने इस अंग की खोज की थी। यानी एक प्रकार से देखिए, अभी जो कोशिकांगों की अध्ययन कर रहे हैं, इस सेक्शन में हम 2 कोशिकांग कर चुके हैं। पहला तो कौन सा था, अंतःध्रुवी जालिका, और दूसरा क्या है, राइबोसोम। ठीक है, ये वैसे देखा जाए तो तीसरा है, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका मतलब विश्लेषण आ गया, इसकी जानकारी आ गई है, इसलिए हम इसको गिन नहीं रहे हैं। लेकिन ये एक अलग अंग है, इसके बारे में बता दिया कि एक वह अंग है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए और आरएनए के संकेतों से प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो ये अलग तरह से देखा जाए तो हम ये हमारा दूसरा अंग हो गया, इसको तीसरा नाम देते हैं गोल्जी उपकरण। ठीक है, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, कैमेलियो गोल्जी ने। ठीक है, कैमेलियो गोल्जी ने की थी। क्या होते हैं गोल्जी उपकरण, ये हमारी कोशिका है, कोशिका के भीतर इस स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड के अंदर ये जो दिखा रखी है ना, कि ये जो झिल्ली से बनी हुई पट्टिका, ये एक प्रणाली होती है जिसमें ये विभिन्न प्रकार के, जैसे केले की आकृति बनाते हुए देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर पाइलअप हुए एक पुट्टिकाएं होती है, पुट्टिकाएं, जिसको हम मतलब पाउच, एक बड़ा पाउच, उसके ऊपर छोटा पाउच, उसके ऊपर छोटा पाउच, यूं करके एक दूसरे के ऊपर ये समानांतर से किससे बने हुए हैं, ये भी जो कोशिका झिल्ली का मटेरियल है, यानी ओलिगोसैकेराइड्स और लिपोप्रोटीन से बनी हुई, जो इस रसायन से इनके संगठन से जो झिल्ली बनती है, उन झिल्लियों की ये पट्टिकाएं हैं, यानी पैकिंग है, जो बड़ी पैकिंग, फिर उसके ऊपर छोटी, समानांतर। यानी अगर हम बात करते हैं, ये क्या हमारी गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण क्या है, कोशिका झिल्ली से बनी हुई जो पट्टिकाणु होते हैं, पट्टिकाणु यानी पाउच होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर यूं समानांतर टिके होते हैं। इस स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में ये हमने दिखा रखा है, ये ब्राउन कलर में, ये एक दूसरे के ऊपर टिके हुए ये पाउच हैं। ठीक है, और ये इनका कार्य है पैकिंग करना। कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बहुत सारी चीजें जो बनाई, ठीक है, जो प्रोटीन का संश्लेषण किया, वसा का संश्लेषण किया, और जो वो पाचन रसों का संश्लेषण, इनके ऊपर पैकिंग बना देती है। ये पैकिंग का काम कौन करता है, हमारा गोल्जी उपकरण। यानी गोल्जी उपकरण हमारे पैकिंग अपैरेटस हैं, यानी जो पदार्थ कोशिका के अंदर निर्मित होते हैं, उनको पैक करने का कार्य, पैक करके उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य है। ठीक है, जब हम कोई फैक्ट्री में सामान बनता है, जैसे एक जूता फैक्ट्री ले लीजिए, जूता फैक्ट्री में बनने वाला जो जूता है उसको फिर पैक किया जाता है डब्बे के अंदर, और डब्बा आगे पास किया जाता है मार्केटिंग के लिए। ठीक ऐसे यहाँ पे जो होता है, यहाँ जो गोल्जी उपकरण है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए पदार्थ हैं, प्रोटीन, वसा और अन्य जो पाचन रस, उनको पैक कर देते हैं, और जहां आवश्यक है वहां उनको भेजते रहते हैं कोशिकाएं। कोशिका अपने आप में एक प्रणाली, बड़ा तंत्र है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं। तो ये जो हमारे गोल्जी उपकरण थे, इनको जो ये जो एक दूसरे के ऊपर पाइलअप हो जाते हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं कुंडिका। इसको क्या होते हैं, कुंडिका। इसको क्या होते हैं, कुंडिका। ये एक दूसरे के ऊपर जो इसकी पुट्टिकाएं, पुट्टिका, एक दूसरे के ऊपर जो पुट्टिकाएं बन जाती हैं समानांतर, इन पुट्टिकाओं को एक रूप में सारे कहते हैं कुंडिका। क्या होते हैं, कुंडिका। ये सारी की सारी पुट्टिकाएं हैं ये, और ये इन सबको सामूहिक रूप से क्या होते हैं, कुंडिका। तो ये हमारा हो गया अगला उपकरण, गोल्जी उपकरण। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा, चौथा अंग, ये हमारे चौथा अंग का हम बात करेंगे। चौथे अंग की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूं एक विशेष जानकारी। जो गोल्जी उपकरण है, इस गोल्जी उपकरण की जो खोज की थी ना, वो कैमेलियो गोल्जी ने की थी, जो एक चिकित्सक थे, बहुत ही लगनशील। जिस अस्पताल में ये कार्य करते थे, उस अस्पताल में अपना कार्य करने के बाद उन्होंने अस्पताल की रसोई में ही अपनी प्रयोगशाला बना ली थी, और उस प्रयोगशाला में ये सफेद उल्लू की कोशिकाओं के ऊपर कार्य करते थे। सफेद उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं पे उन्होंने कार्य किया, और एकल कोशिका में परिवहन प्रणाली कैसी होती है इसका उन्होंने अध्ययन किया। और एकल कोशिका में कैसे, देखिए मैं समझाता हूं। एक क्रियाकलाप करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। इस क्रियाकलाप में क्या करते हैं, इस क्रियाकलाप में हम एक बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर हम क्या रंगीन जल डाल देंगे, रंगीन जल। जैसे पानी लिया और पानी के अंदर हमने ब्लू या रेड रंग से कोई डाई है वो हमने डाल दी, इसको रंगीन कर लिया। अब फिर हम इसमें क्या करते हैं, एक पत्ते को डाल देते हैं,
एक पत्ते को इसके अंदर डुबो देते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद इस पत्ते के अंदर जो ये रंगीन जल है, ये इस तरह की जो धारियां हैं उनमें, यानी जो इसको बोलते हैं ना, ये पत्ते की शिराएं हैं, पत्ते की शिराओं में ये चला गया कौन, ये रंगीन जल। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि पत्ते के अंदर ये शिराएं हैं, कुछ ऐसे मार्ग होते हैं जिनके अंदर पदार्थों का परिवहन होता है पत्ती के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे को इस प्रकार से पत्ती का शिरा विन्यास पता चलता है। जो करने विषय मैं सिर्फ एक बार रेफरेंस के लिए ले रहा हूं, शिरा विन्यास, ठीक है, कि ये जो जल है यहां से गया, जो पर्णवर्त से होता हुआ ये सारे के सारे भाग में फैल गया शिराओं में। तो इससे हमें पता चला कि किस प्रकार से ये शिराएं फैली हुई है पत्ते में। यही कार्य क्या किया, यही कार्य हमारे इसने जो डॉक्टर कैमिलियो गोल्जी थे, कैमिलियो गोल्जी ने एक रसायन है जिसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। जिसको क्या होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो तनु घोल लिया हमने, तनु यानी डाइल्यूट, जो बहुत कम शक्तिशाली होता है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से उन्होंने तंत्रिका कोशिकाओं को रंगीन किया, रंजित किया। यानी जिस प्रकार से अगर हम पानी लेते हैं, पानी पौधों की पत्तियों में जाता है, पानी पारदर्शी होने के कारण हमें पता नहीं चलता कि पानी कहां से कहां जा रहा है, लेकिन जब हमने रंग डाल दिया तो पत्तियों के अंदर पानी का मार्ग हमें पता चल गया। या जो पतले कोमल पौधे होते हैं जिनको हम शाख बोलते हैं, अगर उसके तने को लें तो उसके तने में भी वो रंग जो है वो हमें, जो पानी का जल का संवहन होता है पौधे में, वो हमें दिखाई देगा, उसका संवहन का मार्ग हमें उस रंगीन जल के कारण से दिखाई देता है। तो एक अकेली कोशिका में जो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उन पदार्थों का जो परिवहन मार्ग क्या है, यह खोज की थी गोल्जी, डॉक्टर कैमिलियो गोल्जी ने। उन्होंने तनु सिल्वर नाइट्रेट के घोल को लिया और जो उल्लू था, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं को उसमें रंगित किया, और उन्होंने जो तंत्रिका कोशिकाएं थी उनमें उन्होंने देखा कि एक मार्ग बना जो सिल्वर नाइट्रेट के कारण से रंगीन हो गया था, ठीक है। इसको उसने दिया ब्लैक रिएक्शन, प्रक्रिया आती है, इसको बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन। ब्लैक रिएक्शन क्या आता है, ब्लैक रिएक्शन क्या आता है, तनु सिल्वर नाइट्रेट के घोल से एकल कोशिका के अंदर जो परिवहन मार्ग है उसको चिन्हित करना ब्लैक रिएक्शन कहलाता है। यानी मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर यहाँ पे जो उपयोगी पदार्थ हैं उनका निर्माण हुआ, ये उपयोगी पदार्थ हमारे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। ये यहाँ कैसे होते हुए जाते हैं, ये मान लीजिए यूं होते हुए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए ये यहाँ से यूं 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 करके यूं घूमते हुए जा रहे हैं, ठीक है। या फिर अगला और तीसरा ले लीजिए, ये अब एक दूसरा पदार्थ जो यूं घूमता हुआ यहाँ आ रहा है, ठीक है। यानी अगर जिस तरह से मैंने रंगीन इनका पेन का इस्तेमाल करके बताया है, ये अलग अलग मार्ग बन गए। तो जब तनु सिल्वर नाइट्रेट को उसने कोशिका में इस्तेमाल किया तो परिवहन मार्ग चिन्हित हो गया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन। ब्लैक रिएक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें तनु सिल्वर नाइट्रेट की मदद से एकल कोशिका में, केवल एक ही कोशिका में, जो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, एकल कोशिका में परिवहन मार्ग को चिन्हित किया जाता है। और यह कार्य किसने किया था, कैमिलियो गोल्जी चिकित्सक थे, उन्होंने किया था। और इस महान कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1907 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि इतना करने के बाद में उन्होंने अपना धन नहीं छोड़ा और उन्होंने तंत्रिका कोशिका की जानकारी दी। और तंत्रिका कोशिका की जो जानकारी दी वो बहुत ही सरल, बहुत स्पष्ट थी, इसी कारण से उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तो था हमारा बीच का एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात कर रहे हैं, पुनः आते हैं अध्ययन पे, कोशिकाओं के अध्ययन पे। अभी तक हमने पढ़ा है अंतःद्रव्य जालिका, जो दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी, और दूसरा जो हमने पढ़ा वो है राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, और जो तीसरा पढ़ा हमारा जो है गोल्जी उपकरण, जो पैकिंग अपैरेटस होते हैं, यानी पदार्थों की पैकिंग के अंदर काम आते हैं। अब हमारा जो चौथा है, फोर्थ, वो है लयन काय, इसको बोलते हैं लयन काय या फिर लाइजोसोम।
ये जो लाइसोसोम है ये क्या है? अभी याद कीजिए, मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका एक बहुत शक्तिशाली पाचन रस बनाती है। ये शक्तिशाली पाचन रस ये किसने बनाए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। और गोल्जी उपकरण क्या करते हैं? इनके ऊपर एक झिल्ली बना देते हैं, पैकिंग कर दी, क्योंकि गोल्जी उपकरण का काम क्या है? पैकिंग करना। तो जब ये पाचन रसों से, ये क्या है हमारे बीते के अंदर? ये है पाचन रस है। पाचन रस के ऊपर ये क्या बना दिया? आपकी झिल्ली बन गई। किसने बना दी? गोल्जी उपकरण ने। तो जो ये एक नया अंग बना ना, ये अंग है लयनकाय। बहुत कम सुना होगा आपने, लयनकाय बोलते हैं हम इसको, यूजुअली है ना लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। और ये इतना प्रचलित है कि ये जो शब्द है ये बहुत कम सुनने को मिलता है, इसलिए अपनी जानकारी में इसको ध्यान में रखिएगा। लाइसोसोम का दूसरा नाम है लयनकाय। तो ये जो लाइसोसोम है ये एक वह कोशिका अंग है जिसके भीतर बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। यानी ये कोशिका में इधर उधर होते हैं बहुत सारे, इनकी संख्या अनेक होती है। और कोशिका के अंदर ये एक छोटी छोटी थैलियों के रूप में होते हैं, जिन थैलियों के अंदर पाचन एंजाइम भरे होते हैं। ये पाचन एंजाइम क्या कार्य करते हैं? देखिए, जब भी किसी कोशिका में कोई भी प्रतिजन यानी कोई जीवाणु या कोई ऐसी चीज जो कोशिका को हानि पहुंचा सकती है, जब वो कोशिका में प्रवेश किसी कारण से कर जाती है, वैसे तो कोशिका की झिल्ली जो वो पारगम्य है, वर्णात्मक पारगम्य, कुछ विशेष पदार्थों के अतिरिक्त किसी चीज को आने नहीं देती, लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ प्रतिजन है वो कोशिका में भीतर पहुंच भी जाते हैं। तो उस स्थिति में जो ये लाइसोसोम है उस प्रतिजन के पास अपने इस पाचन एंजाइम को छोड़ देंगे। और वो जो पाचन एंजाइम यहाँ, जैसे मान लीजिए ये एक कोई प्रतिजन आ गया, ठीक है, और ये जो हमारा क्या है लाइसोसोम अपने आप को फाड़ेंगे और ये जो रस निकलेंगे ना पाचन रस, ये पाचन रस जो है इसको नष्ट कर देंगे। तो ये कार्य किसका है? लाइसोसोम का, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब कोशिका टूट फूट जाती है, कोशिकाओं के अंदर क्षति होती रहती है, उस क्षति के बाद में जो पदार्थ हैं बने हैं उन पदार्थों को अपघटित करने का कार्य भी किसका? लाइसोसोम का। टूटी फूटी या जो क्षय हो गया है, जो बूढ़ी कोशिकाएं हो चुकी हैं या कोशिकाएं मृत हो चुकी हैं, उस समय पर भी ये लाइसोसोम क्या करते हैं? अपने आप को फाड़ देते हैं, अपने झिल्ली को फाड़ देंगे। और अपने झिल्ली को फाड़ देने के बाद में जो ये एंजाइम इनके अंदर से निकलते हैं, ये एंजाइम इन पुरानी कोशिकाओं के जो विभिन्न भाग हैं जो पुनः उपयोग किए जा सकते हैं उनमें बदल देता है। तो इसको बोलते हैं अंतःकोशिकीय पाचन। क्या बोलते हैं इसको? अंतःकोशिकीय पाचन। कोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन क्या है? अंतःकोशिकीय पाचन एक वह प्रक्रिया है जिसमें लाइसोसोम अपने अंदर जो पाचन रस होते हैं उनकी मदद से क्षतिग्रस्त या जर्जर हो चुकी या मृत कोशिकाओं को उन्हें अपघटित करके उनके विभिन्न पदार्थों को पुनः उपयोग योग्य बना देती है। ये क्या है? ये जो इस क्रिया को बोलते हैं अंतःकोशिकीय पाचन। और क्यों? लाइसोसोम प्रतिजन को नष्ट करने के लिए या कोशिका जब मर जाती है तो उस कोशिका का जो पदार्थ है वो पुनः उपयोग हो सके नई कोशिकाओं को बनाने में, इसके लिए अपने आप फट करके अपने पाचन एंजाइमों को बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए इनको आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। क्या होते हैं? आत्मघाती थैली। घात का मतलब कहता है मारना, आत्म स्वयं को, आत्मघाती थैलियां ये स्वयं को नष्ट लेती हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ सुसाइडिंग बॉडी, सेल्फ सुसाइडिंग बॉडी, यानी स्वयं को ये नष्ट कर लेते हैं। किसके लिए? या तो प्रतिजन को नष्ट करने के लिए या फिर मृत कोशिका के पदार्थों को पुनः उपयोग योग्य बनाने के लिए। ठीक है, ये आ गया। एक चीज और मेरे को अभी बीच में जो स्किप हो गई थी वो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में है। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी एक अतिरिक्त जानकारी देता हूं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। जो कशेरुकी होते हैं यानी मेरुदंड वाले जो जीव हैं जिनके अंदर मेरुदंड पाया जाता है, वर्टिब्रेट जिसको हम बोलते हैं, जिनके अंदर ये वर्टिब्रा पाया जाता है, ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन जीवों में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक विशेष कार्य, उनके अंदर एक अंग होता है जैसे हमारे मनुष्य में होता है यकृत। इस यकृत में जो यकृत है यहाँ हमारे, इस यकृत के अंदर जो दवाएं हम खाते हैं
उन दवाओं से बनने वाले जो विषाक्त पदार्थ हैं या किसी कारण से शरीर में विष बन गया या विष का सेवन कर लिया गया, उस विष का विष निराकरण करना। क्या करना? विष निराकरण। निराकरण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, ये डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो है वो यकृत की कोशिकाओं में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सभी कोशिकाओं में होता है, लेकिन यकृत की लीवर की कोशिकाओं में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कशेरुकी की यानी वर्टिब्रेट्स मेरुदंड वाले जीवों में अगर विष किसी प्रकार से शरीर में प्रवेश करता है, उस विष का निराकरण, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन करने का कार्य भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इस प्रकार से वीडियो काफी लंबा हुआ। ये इस वीडियो में हमने 4 कोशिकांग जो है वो कोशिकांग का उनका अध्ययन किया। अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम और गोल्जीकरण और सेल्फ सुसाइडिंग बॉडी यानी लाइसोसोम जिसको हम लयनकाय भी कहते हैं। अगले जो कोशिकांग हैं उनका अध्ययन करने के लिए आप बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। मैं अभी आपको दोबारा मिलता हूं अगले वीडियो में अगले अंगों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए। अगर आपने मेरे इस वीडियो को पसंद किया है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दूसरा आपसे अनुरोध है, ऐसी कोई भी चीज जो आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं अपने वीडियो को और भी ज्यादा प्रभावी बना सकूं, मैं अपना श्रेष्ठ आप सभी को दे सकूं, वह भी सुझाव आपके मैं आमंत्रित करता हूं। कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको लिखिए, मैं बहुत अच्छे से उसके ऊपर अमल करूंगा, जिससे मैं अच्छी गुणवत्ता के वीडियो के द्वारा अध्ययन सामग्री आपको दे सकूं। थैंक यू वेरी मच। अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो। थैंक यू।